नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। बच्चों, प्रकाशिक यंत्र की इस कड़ी के अंदर हम आज जो पढ़ेंगे वो है हमारा टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप के अंदर भी हम पढ़ेंगे जो है खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। जैसा कि आप जानते हैं दूरबीन जो होती है वो हमें दूर की वस्तुओं को हमारे आँख के समीप दिखाती है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन बच्चों, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि मैग्नीफाइंग जो पावर होती है उस पावर का जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं उसकी हेल्प के लिए वो वीडियो आपके यहाँ काम आने वाले हैं। दूसरी बात, अपवर्तन परावर्तन की जो कंसेप्ट होते हैं वो सारे हमें यहाँ फिर से क्या करने होंगे, रिमाइंड करने होंगे, क्योंकि उनकी सहायता से ही हमारे लिए इसका अध्ययन आसान हो जाता है। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। आज हम इस वीडियो के अंदर खगोलीय और अपवर्ती, नाम में लिखा हुआ है अपवर्ती, यानी इसे आप अपवर्तक दूरदर्शी भी कह सकते हैं, का अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन कि टेलीस्कोप की डेफिनेशन क्या होती है। टेलीस्कोप का जब भी नाम दिमाग में आता है तो हम सोचते हैं कि छत के ऊपर हम जो खगोलीय तारे, ग्रह, नक्षत्र हैं उनको देखने के लिए इसे काम में लेते हैं। तो ये जो टेलीस्कोप है वो दो प्रकार का होता है। एक छोटा भी होता है जो दूरबीन होती है, छोटी साइज़ की आप देखते हैं, और एक टेलीस्कोप वो बड़ी साइज़ का होता है जिससे आप ब्रह्मांड में उपस्थित जो ग्रह, तारे, नक्षत्र हैं उनकी स्थिति को देख सकते हैं। चलो बात करते हैं दूरदर्शी। देखो, नाम में लिखा हुआ है दूर से दर्शी, दूर से दर्शन, यानी अगर कोई दूरस्थ स्थान पर स्थित कोई वस्तु है, उस वस्तु को हमें क्या करना है, बड़ा करके देखना है, तो हम इसके लिए टेलीस्कोप यूज में ले सकते हैं। जैसे तारे, हमें किसी तारे को देखना है आवर्धित करके, तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, वो हमें सहायता लेनी पड़ेगी दूरदर्शी की। तो दूरदर्शी क्या होता है बच्चों, कि जिसकी सहायता से दूरस्थ स्थान पर स्थित बिंब, जैसे तारे हो सकते हैं, आवर्धित करके उन्हें क्या करेगा, आवर्धित करके और बड़ा करके हमें दिखाएगा, तो उसे हम कहते हैं बच्चों दूरदर्शी। ठीक है। अब दूरदर्शी जो हैं वो हमारे कोर्स में दो प्रकार के हैं, और दो प्रकार के ही ये होते हैं, जिसमें एक डिपेंड होता है अपवर्तन पर, एक डिपेंड होता है परावर्तन पर। हो सकता है कि आपने नोट्स में लिखा है अपवर्तक दूरदर्शी, तो खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी को ही हम क्या कहेंगे, अपवर्तक दूरदर्शी, क्योंकि यह अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और परावर्ती दूरदर्शी, तो यह इसको आप कह सकते हैं परावर्तक दूरदर्शी, क्योंकि यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम पहले जानेंगे किसके बारे में, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में इमेज, ठीक है, और इसके अंदर डेफिनेशन में क्या होगी, देखिए डेफिनेशन में ये होगी, ये जो आपको दिख रही है ये एक नली है, ठीक है, ये नली है, किस टाइप की, बेलनाकार नली है। ओके, अभी बेलनाकार नली है, इस नली में आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था माइक्रोस्कोप के अंदर, और यहाँ भी हम बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, लेंस होंगे, और वो लेंस कितने होंगे, दो लेंसों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो दो लेंसों के संयोजन से बना वह उपकरण जो क्या काम करता है, जो दूरस्थ स्थान पर वस्तु जो है उसका बड़ा प्रतिबिंब कहाँ दिखाता है, आपकी आँख के निकट दिखाता है। ठीक है, और वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, बड़ी, स्पष्ट और साफ और क्लियर, आप उसे देख सकते हैं। किसकी सहायता से, वो होता है खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। दोबारा बता रहा हूँ कि अपवर्ती दूरदर्शी का मतलब है कि यह अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ भी लेंस है और यहाँ भी लेंस है, और जैसा कि आपको पता है लेंस जो होते हैं वो अपवर्तन पर बेस्ड होते हैं, यानी उनसे क्या होता है, उनसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, किससे, लेंस
से। तो ये इस प्रकार से क्या होते हैं, छोटे दूरबीन टाइप में आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे कि हम अभी इसकी बात कर रहे थे, तो ये बात फिर से आ गई है कि बनावट। तो बनावट में आपको बता दें, माइक्रोस्कोप की तरह इसके अंदर भी दो लेंस होते हैं। एक लेंस जो आँख के समीप होता है, जिससे आप वस्तु को देख रहे हैं। भाई दूरबीन होती है, तो दूरबीन में एक पार्ट अपनी आँख के पास होता है और अगला पार्ट सामने की ओर होता है, जिस साइड में आपको देखना होता है। तो जो साइड ऑब्जेक्ट की ओर है, यानी जिसको आप देखना चाहते हैं, और उस तरफ वो कांच दूरबीन का सिरा आगे की ओर है, तो वो जो वस्तु की ओर होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, अर्थात अभिदर्शक लेंस। ठीक है, और जो हमारी आँख की ओर होता है, जो आँख नेत्र के समीप होता है, उसे हम कहते हैं अभिनेत्र या आईपीस या चक्षुषा कहते हैं। ठीक है, या नेत्रिका भी इसे कहते हैं। देखिए दो लेंस होते हैं, मैंने आपको बताया इसमें दो लेंस होते हैं बिल्कुल, और दो लेंसों के अंदर जो वस्तु की ओर होता है, जो वस्तु की ओर होता है उसे बच्चों क्या कहते हैं, उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, अर्थात अभिदर्शक लेंस कहते हैं। ठीक है, और जो आँख के समीप होता है, जो हमारी आईज के समीप होता है, उसे हम अभिनेत्र, नेत्रिका या चक्षुषा कहते हैं। ओके, चलो फिर देखो, अब दोनों लेंस हो गए, तो दोनों लेंसों के बीच में एक दंड चक्रीय व्यवस्था होती है। दंड चक्रीय व्यवस्था का मतलब होता है कि हम उस लेंस को छोटा बड़ा करके, लेंस को नहीं, लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करके क्या कर सकते हैं, देखने वाली वस्तु को और बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, उसमें जैसे लेंस आप तो यूज में ले रहे हैं, अब फोकस दूरी फिक्स हो गई, लेकिन फिर आपने क्या किया, बीच में दोनों के डिस्टेंस कम की। दंड चक्रीय व्यवस्था होती है कि उनकी दोनों के बीच की दूरी कम करके या दोनों के बीच की दूरी बढ़ा करके, यानी फोकस दूरी का कैलकुलेशन आपको समंजित करना है। समंजित मतलब उसको कम या ज़्यादा करना है। तो उससे क्या होगा, उससे प्रतिबिंब है सामने वाला वो आवृत हो जाता है, या कम करना तो कम कर दीजिए। ठीक है, तो दंड चक्रीय व्यवस्था होती है जो बेलनाकार नली में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब दंड चक्रीय व्यवस्था में, ठीक है, तो दंड चक्रीय व्यवस्था से हम क्या करते हैं, फोकस दूरी को कंट्रोल करते हैं, समंजित करते हैं, अरेंज करते हैं। चलो अभिदर्शक लेंस, ये खास बात है, अभिदर्शक और अभिनेत्र लेंस दोनों लेंस हैं। अब माइक्रोस्कोप में क्या हुआ था कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो आईपीस से, ऑब्जेक्टिव यानी अभिदर्शक लेंस है, वो नेत्रिका वाले लेंस से क्या था, छोटा था। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो बड़ा होगा। अब प्रश्न ये आता है कि क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि आप इससे क्या करते हो, दूरस्थ स्थान के प्रतिबिंब देख रहे हो। तो दूरस्थ स्थान के प्रतिबिंब देख रहे हो, तो उसके लिए हमें एक बड़ा एरिया चाहिए होता है। बड़ा एरिया चाहिए होता है ताकि एक दूर का भाग आप देख रहे हैं, तो दूर का भाग देखने के लिए एरिया भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसलिए जो ऑब्जेक्ट की ओर होगा वो लेंस भी क्या होगा, बड़ा होगा। उसका जो द्वारक है उसकी साइज क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि ये द्वारक बड़ा है तो फोकस दूरी भी क्या रखेंगे, उसकी अधिक ही रखेंगे। किसकी तुलना में, जो अभिनेत्र लेंस है उसकी तुलना में। भाई दूरबीन में आप देखिए, दूरबीन के अंदर एक सिरा मोटा होता है, एक पतला होता है। तो ज़्यादातर केस में क्या करते हैं, हम पतले वाले सिरे को आँख की ओर रखते हैं, और जो आगे वाला सिरा है, वो मोटा वाला सिरा है, वो हम वस्तु की ओर रखते हैं, जिससे हमें वस्तु हमारी बिल्कुल आँख के पास दिखाई देती है। अब आप उल्टा करते हो तो फिर वस्तु दूर चली जाती है, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना, अभिदर्शक लेंस का द्वारक व फोकस दूरी क्या होती है, अभिनेत्र लेंस के द्वारक व फोकस दूरी से अधिक होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। दो लेंस हो गई, पहला कौन सा, अभिदर्शक, दूसरा हो गया अभिनेत्र। ठीक है, फिर अभिदर्शक अभिनेत्र दोनों क्या है, उत्तल लेंस हैं, और किस में जुड़े हुए हैं, एक दंड चक्रीय व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, जिससे क्या करेंगे, फोकस दूरी को समंजित करते हैं। ठीक है, अभिदर्शक लेंस का द्वारक व फोकस दूरी क्या होगी, अभिनेत्र लेंस से ज़्यादा होगी। और ये भी आपको बताया गया था मैथमेटिक कैलकुलेशन में, अभिदर्शक लेंस को हम ओ से डिनोट करेंगे, यानी अगर फोकस दूरी आएगी तो हम लिखेंगे एफ नॉट, प्रतिबिंब की दूरी आएगी तो वी नॉट, और बिंब की दूरी आएगी तो यू नॉट। ठीक है, और अभिनेत्र लेंस के लिए हम मैथमेटिक लिखेंगे एफ ई, ओके, प्रतिबिंब दूरी वी ई, और बिंब दूरी हम लिखेंगे यू ई। ठीक है, तो ये गणितीय मैथमेटिक करने के लिए हमें आवश्यक होंगे। चलो
तो बच्चों अब हम इसके आवेदन क्षमता की ओर बढ़ रहे हैं, और आवेदन क्षमता के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक तो बिंब कोण देखना पड़ता है और एक प्रतिबिंब कोण देखना पड़ता है। देखिए अब इसमें एक खास बात है क्या, कि जो हमने माइक्रोस्कोप किया था, तो माइक्रोस्कोप में जो अल्फ़ा की वैल्यू थी, अल्फ़ा क्या होता है, एक दर्शन कोण होता है, लेकिन वो दर्शन कोण नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब को रखने पर बिंब के द्वारा नेत्र से बनता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि आप तो किसी स्टार को देख रहे हो, ठीक है, स्टार को देख रहे हो, अब स्टार को हमारे नेत्र के 25 सेंटीमीटर पास लाना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वो जो अलग से हम एक डायग्राम उनमें बना रहे थे वो यहाँ नहीं बनाएंगे, क्योंकि अल्फ़ा भी हमें इसी डायग्राम से निकालना है और बीटा भी हमें इसी डायग्राम से निकालना पड़ेगा। बीटा तो आपको मिल जाएगा क्योंकि इमेज होगी, ठीक है। तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, चलो पहले अपन डायग्राम की बात कर लेते हैं कि डायग्राम की प्रोसेस क्या है। तो डायग्राम की प्रोसेस के अंदर आप देखिए किसी स्टार से क्या हो रहा है, अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं। अब पहले आप ये कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा आपको कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, वो मुख्य फोकस पर बनता है। कब, जब अनंत से कोई प्रकाश किरण आएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर, और मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। तो यहाँ अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है, अनंत से प्रकाश किरणें आएंगी तो ये अनंत से प्रकाश से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये क्या होंगी, देखो ये आ गई यहाँ पर, ये सीधी बिना विचलन सीधी जाएगी। और एक और अगर आप लेना चाहें तो आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि आप देखिए इसमें अगर लेना चाहें तो मान लीजिए ये ले लिया आपने, जैसे लोगे तो ये इधर सीधी हो जाएगी, सीधी होकर जहाँ भी ये तीनों रेखाएं कट करते हैं, मान लीजिए यहाँ कट कर रही हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब देखो आपको पता है इस लेंस के लिए ये स्टार तो क्या था, बिंब था, ओके। तो बिंब के द्वारा बनाया गया कोण, देखिए आप इसमें ये कोण मान लेते हैं बिंब से आ रहा है, तो ये कोण मान लीजिए कितना हो गया, क्या माने, अल्फा माने बिंब के द्वारा। देखो माइक्रोस्कोप में तो क्या, माइक्रोस्कोप में तो ये था कि नेत्र के पास, लेकिन अब यहाँ नेत्र के पास नहीं होगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस के केंद्र की बात की जाएगी, ठीक है। ये खास बात है जो आपको कंफ्यूज करेगी। माइक्रोस्कोप में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें तो हम नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया कोण को ही क्या कर रहे थे, अल्फा से डिनोट कर रहे थे। लेकिन यहाँ किससे होगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसके सेंटर से, अभिदर्शक लेंस के केंद्र से जो कोण बनेगा वही क्या होगा, अल्फा होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये बन जाएगा अल्फा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, शीर्षाभिमुखी कोण हो गए, तो ये अल्फा तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। अब ये अल्फा हो गया और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ नोट। एफ नोट का मतलब है कि यहाँ बनेगा, आप इसे वी नोट भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि वी नोट का मतलब क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो जितना प्रतिबिंब बनेगा वो क्या है, वी नोट है। तो हमने एफ नोट क्यों लिखा है, एफ नोट इसलिए रखा है क्योंकि प्रकाश किरण कहाँ से आएगी, अनंत से आएगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, फोकस दूरी हो गई। तो एज ए वी नोट भी ये सही है और एज ए ये एफ नोट भी सही है, ठीक है। फिर देखो अब ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ओ, मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ आवर्धन क्षमता के लिए, ओ बी डैश ए डैश, ठीक है। अब आगे जाकर हमें वही प्रोसेस करनी है, कौन सी, आवर्धन क्षमता के लिए tan अल्फा का वैल्यू निकालना होगा। तो tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, ए डैश बी डैश लंब हो गया और अपॉन में क्या हो गया, आधार, ठीक है। अब आधार में एफ नोट कर सकते हैं और वी नोट भी कर सकते हैं, और ये प्लस का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये लेंस के इधर चले गए और प्रकाश भी इधर से आएगा, ये लेंस के इधर है, प्रकाश भी इधर से है, तो दोनों सेम साइड हो गए। तो ये जो बी डैश ओ की जो वैल्यू आप लोगे एफ नोट, ये किस में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये प्लस में ही आएगी। और जो हम अब बात करें प्रतिबिंब कोण की, तो देखो प्रतिबिंब कोण जो है ना, ये हमने इसको समंजित किया है। तो समझिए अगर हम इसको अभिनेत्र लेंस से यहाँ से करते हैं समंजित, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, तो बीटा किसके संगत आ रहा है भाई, जैसे आप इसको समंजित करेंगे ना तभी तो ये एफ ई पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका कोण ले लेंगे बीटा, इसके संगत, ठीक है। तो बीटा लेंगे तो ए डैश बी डैश और ई हो जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश तो हो गया लंब बट्टा आधार में आ जाएगा। अब देखो आधार में क्या आएगा, यू ई आएगा। आप कहेंगे से यू ई कहाँ से आ गया, तो यू ई यहाँ से आ गया कि पहले लेंस ने इस बिंब का क्या बनाया, प्रतिबिंब जो था ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश इस दूसरे लेंस के लिए क्या है, बिंब,
क्योंकि ये लेंस इसका प्रतिबिंब बना रहा, पहले इस बिंब का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और जो यहाँ बनेगा वो इसके लिए क्या होगा, बिंब होगा। और बिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं, हमेशा यू से लिखते हैं और नीचे लगा देंगे ई। ठीक है, एफ ई बाद में हम क्या करते हैं, इसको संबंधित करते हैं, इसलिए एफ ई लेते हैं। और लास्ट में फिर ये किरणें जहाँ मिलती हैं, मान लेते हैं यहाँ मिल रही है, तो ये यहाँ एक प्रकार का क्या बनेगा, आपका आभासी पिक्चर बन जाएगा। डॉट डॉट के रूप में कर देंगे अपने इसको, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पर नाम दे देंगे इसको बी डबल डैश और इसको नाम दे देंगे ए डबल डैश। और नहीं भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनंत पर जाकर ये मिलेगी और प्रतिबिंब बी डबल डैश बिंदु पर बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, तो अब आप दोबारा सुनिए, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। अनंत पर थी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, अब ये जो है इसको वापस हमने क्या किया, दंड चक्रीय व्यवस्था की सहायता से फोकस दूरी को संबंधित किया और एफ ई ले आए। ठीक है, और फिर इसका वापस प्रतिबिंब बनेगा और एफ ई लोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और एफ ई से थोड़ा नियंत्रित कंडीशन में है तो ये आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगा। हो सकता है आप यहाँ बना रहे हैं, हो सकता है आप यहाँ बना रहे हैं और ये हो सकता है आप यहाँ बना रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से, ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको दंड चक्रीय व्यवस्था से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर एफ ही लेंगे तो भैया सीधी सी बात है, प्रतिबिंब जाएगा अनंत पर। ठीक है, बट हम कंडीशन के अनुसार चलते हैं कि इमेज कहाँ आपको मिलेगी। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं कि दूरस्थ स्थान से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, एडेस पर मिलती हैं तथा वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब एडेस बीडेस पर फोकस एफ नोट पर बनता है। ये समझ गए आप कि एडेस बीडेस का एक प्रतिबिंब बन जाता है कहाँ, फोकस एफ नोट पर। ठीक है, जिससे दंड चक्रीय व्यवस्था से फोकस दूरी को, दंड चक्रीय व्यवस्था से हम क्या करते हैं, फोकस दूरी को संबंधित करते हैं और प्रतिबिंब बना देते हैं सीधा बड़ा व आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आवेदन क्षमता की। तो देखो दूरदर्शी की आवेदन क्षमता की बात करें, सूत्र तो वही है फिर से, लेकिन इस बार चेंज होगा क्योंकि अब टेलीस्कोप आ गया और टेलीस्कोप के लिए आप ध्यान रखना, देखो पहली लाइन तो कॉमन है, कौन सी, प्रतिबिंब द्वारा आंख से बनाया गया कौन, वही बीटा। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए अभिदर्शक केंद्र से, अब तक माइक्रोस्कोप में अपन क्या लिख रहे थे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर नेत्र से बनाया गया कोण। और अभी क्या लिखा हमने, ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि अब स्टार्स के पास आंखें तो जा नहीं सकती या स्टार्स आंखों के पास आ नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो बनाएगा उसी से ही हम हमारा काम चलाएंगे। तो देखो ये तो हो गया अपना बीटा पहले वाला और ये हो जाएगा अल्फा। ये तो प्रतिबिंब के लिए हो गया और ये बिंब के लिए हो गया। चित्र में मैंने आपको बताया था और फिर से बता देता हूँ कि मान लीजिए लेंस से, भाई पहला लेंस क्या है, बड़ा है ना, और दूसरा क्या है, छोटा है। ठीक है, अब इमेज बन गई मान लीजिए यहाँ पर ए डेस और बी डेस। ठीक है, और बाद वाली बन गई इसकी सहायता से। तो अब देखो अनंत से आ रही है तो प्रतिबिंब बन गया फोकस पर एफ नॉट। ठीक है, और ये पहला लेंस हो गया, ये हो गया दूसरा लेंस हो गया। ठीक है, तो अब ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये इस लेंस के लिए क्या करेगा, बिंब का कार्य करेगा। बिंब का कार्य करेगा तो यहाँ आ जाएगा यू ई एफ नॉट और यहाँ पर आ गया यू ई। ओके, ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये हो गया 10 अल्फा और यहाँ आ जाएगा 10 बीटा। तो 10 अल्फा के लिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या ये आ जाएगा, ए डेस बी डेस और आधार में आ गया एफ जीरो, चिन्ह परिपाटी से ये प्लस का आएगा क्योंकि ये इस साइड में है और प्रकाश भी इसी साइड जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए डेस बी डेस। ठीक है, और अपॉन भाई 10 थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो लंब हो गया ए डेस बी डेस, आधार हो गया यू ई। ये माइनस आएगा क्यों, क्योंकि ये इस साइड है, इस लेंस से यू ई, ई मतलब आई पीस। ठीक है, आई पीस है तो ये इस साइड में है और प्रकाश जाएगा आगे की ओर, तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट विपरीत हो गए, इसलिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी कहती है कि माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 10 अल्फा हो गया, 10 बीटा हो गया। अब हमें पता है कि 10 अल्फा जो होता है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके होता है भाई, अल्फा के, और 10 बीटा होता है ऑलमोस्ट बीटा की। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जब थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है उस कंडीशन में साइन और 10 की वैल्यू उनके थीटा के बराबर होती है और कॉस की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, चलो
ये लीजिए, अल्फ़ा और बीटा के मान क्या है, मिनिमम है, तो उस कंडीशन में टेन अल्फ़ा लगभग अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई ये, जो टेन अल्फ़ा के इक्वल था वो अल्फ़ा इक्वल हो गया, और जो टेन बीटा की वैल्यू थी वो लगभग बीटा की वैल्यू बन जाएगी। तो अल्फ़ा का मान अपॉन में F0, बीटा का मान अपॉन में माइनस UE। अब क्या करना है, अब बीटा में इसका भाग देना है, भाग देंगे तो ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश की नमस्ते हो जाएगी। चलो देखते हैं, ये लीजिए बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है, और ये वैल्यू किसकी हो गई, अल्फ़ा की, ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश की नमस्ते हो गई। बच गया क्या, एफ नोट चौथे स्टेप में ऊपर जाएगा, साथ में माइनस भी है, तो ये आ गया एक छोटा सा फॉर्मूला किसका, आवर्धन क्षमता का, किसके लिए, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी के लिए। ठीक है, कोई समस्या आपके इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम इसको कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन वही जो हम करते आ रहे हैं, कौन सी, प्रथम कंडीशन तो होगी जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट अंतिम प्रतिबिंब फाइनल इमेज बनती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर, निकट बिंदु पर, या हम ये मानेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर प्राप्त होता है। तो अनंत पर प्राप्त होता है ये देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं इसको चेक करते हैं और कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो रहा है। अब करना क्या है, बहुत ही सिंपल से है, आवर्धन क्षमता हम निकाल चुके हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लेंगे लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ओके, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ओके, अब देखिए अंतिम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो अंतिम प्रतिबिंब दूसरे लास्ट लेंस से बनेगा जो हमारी आंख के पास है, जिसे हम आई पीस कहते हैं, नेत्रिका। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज का मतलब है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है आपके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और वो होती है डी, ठीक है। और चिन्ह परिपाटी से ये क्या आ जाएगी, माइनस, क्योंकि लास्ट लेंस है ना, उसका बिंब इधर आएगा और प्रकाश इधर जाएगा, दोनों अपोजिट हो गए, चिन्ह परिपाटी से ये क्या हो जाएगा, माइनस प्राप्त होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो माइनस डी हो गया, और यू ई जो है ना, यू ई तो आपको मैंने कहा 99% ही नेगेटिव ही मिलेगा आपको। एक न्यूमेरिकल ऐसा आया था जो हमने पिछले वीडियो में किया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि वो पॉजिटिव था, और बाकी हर केस में अपने चैप्टर के अंदर क्या मिल रहा है आपको, ये नेगेटिव ही मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे माइनस टी, यहाँ रख देंगे माइनस यू ई, ये बराबर का मतलब है चिन्ह परिपाटी से इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। ओके, चलो माइनस डी रख दिया, माइनस यू ई रख दिया। अब हम माइनस माइनस को कर देंगे प्लस, माइनस माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और अब यहाँ से फिर से हमारा वही सिस्टम है, कौन सा, कि हमें 1/UE की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1/UE की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, ये -1/d इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, 1/UE बराबर हो जाएगा 1/f, पहले से इधर है और प्लस में जुड़ गया 1/d, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो अब m बराबर ये क्या आ गया, ये हमारी आवर्धन क्षमता, जो भी रेड बॉक्स में लास्ट में आया था ना आवर्धन क्षमता, वो आ गई। अब इसमें अंदर क्या करना है आपको, 1/UE, और एफ नोट पहले से माइनस में, ठीक है, 1/UE ये लीजिए, ठीक है। और 1/UE की वैल्यू ये रही आपके सामने, 1/f प्लस 1/d। अब क्या करेंगे, अब इसको सूत्र सही तरीके से बनाने के लिए, वैसे आंसर आ चुका है, लेकिन हमें बुक का जो फॉर्मेट दे रखा है उसके अनुसार इसको बनाने के लिए 1/f ही कॉमन लेना पड़ेगा, 1/f ही पूरा। तो 1/f अगर कॉमन होगी ना, तो यहाँ तो आ जाएगा 1, जाहिर सी बात है कि सेम का सेम ले रहे हैं, और इसमें आ जाएगा 1/d 1/fe, तो f हो जाएगा ऊपर और d रह जाएगा नीचे, तो हो जाएगा -f0/fe, क्योंकि 1/f कॉमन ले लिया, कोष्टक 1 + fe/d। देखिए -f0 1/f कॉमन ले लिया, f क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, और आगे बचेगा 1 + fe/d। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट कंडीशन में जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर प्राप्त होता है, ठीक है, पर हमने आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकाल लिया। अब देखिए न्यूमेरिकल के लिए खास बात है कि नली की लंबाई कितनी होगी, जाहिर सी बात है नली की लंबाई तो दोनों लेंस के बीच की दूरी होगी,
ठीक है। अब दोनों लेंस के बीच की दूरी अगर बात करें, मान लो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और ये एक बार लिखते हैं वी नॉट, क्या है वी नॉट, और ये क्या है ये यू ई है। भाई पहले लेंस का बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी होगी किससे, पहले लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस से, अभिदर्शक लेंस से, तो वो तो होगी वी नॉट, और दूसरे लेंस के लिए वो क्या होगी, बिंब की दूरी होगी, तो यू ई। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर एल बराबर वी जीरो प्लस यू ई। और लंबाई का मान हमेशा कैसा होता है, इसमें धनात्मक होता है कि बेलनाकार नली की लंबाई कितनी है तो वो धनात्मक में होगी। अगर चिन्ह परिपाटी से कहीं माइनस आ भी रहा है तो हम उसको प्लस करके ही इसमें रखेंगे, क्योंकि नली की लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी, वो धनात्मक ही होती है। फिर देखिए, अब वस्तु लगभग आपको पता है अनंत से आएगी, ग्रह नक्षत्र जो भी आप देख रहे हैं, ग्रह तारे जो देख रहे हैं वो अनंत पर रखे हुए हैं, अनंत पर रखे हुए हैं, तो वी जीरो क्या हो जाएगा, एफ नॉट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर यू नॉट इन्फिनिटिव है, अनंत से क्या हो रही है, वस्तु आ रही है, तो वस्तु मतलब प्रकाश की किरणें आ रही है, तो वी नॉट कहाँ बनेगा, फोकस पर, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब अपवर्तन के पश्चात कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, तो ये मुख्य फोकस पर बन जाएगा और ये हो जाएगा एफ नॉट। ठीक है, अगर ये एफ नॉट कर रहे हो आप तो नली की लंबाई क्या हो जाएगी, एल बराबर एफ नॉट प्लस यू ई। अब हो सकता है एफ ई दोनों फोकस दूरियां जोड़नी पड़ जाए, वो एक कंडीशन होती है, वो अपन आगे बात करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन हो गई, अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो यहाँ से फिर से वही प्रक्रिया सारी, लेंस फॉर्मूला लेकर आइए आप, 1/f 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो फिर से वही अंतिम प्रतिबिंब है तो अंतिम लेंस होगा, आई पीस होगा, लीजिए। तो अब वी ई कहाँ बन रहा है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटिव बन रही है, अनंत पर बन रही है। ठीक है, और यू ई साइन कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, हम दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, रख दिया, चलो ठीक है। तो 1/में आ गया अनंत और 1/में आ गया माइनस यू ई, माइनस माइनस ये हो गया प्लस 1/u ई, ओके, और 1/f ई इक्वल क्या हो गया, 1/u ई। समझ गए, तो इसका मतलब 1/u ई की वैल्यू क्या हो गई, 1/f ई के बराबर आ गई। और आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि u ई बराबर क्या हो गया, एफ ई, लेकिन हमें जरूरत है यहाँ पर 1/u ई की, ताकि फॉर्मूले में मान आ जाए। चलो, तो ये तो वो हो गया कौन सा, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक जो हमने पहले निकाला था, लाल बॉक्स में आया था। तो अब देखो माइनस एफ जीरो अपॉन यू ई, तो 1/u ई इसके अंदर छिपा हुआ है, किसके, माइनस एफ नॉट के, ये लीजिए 1/u ई, और 1/u ई की वैल्यू है किसके बराबर, 1/f ई की, तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो ये आ गई आवर्धन क्षमता किसके लिए, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए, और साथ में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर, तो अनंत वाली कंडीशन के लिए आ गई m बराबर माइनस एफ जीरो अपॉन एफ ई। तो इसमें अब खास बात ये बच्चों देखो, इसमें जैसे अभी नली की लंबाई की बात करें तो l बराबर वी नॉट प्लस यू ई। ठीक है, l बराबर एफ नॉट प्लस यू ई। ठीक है, आप सोचो सर माइनस नहीं लगा रहे, माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर बेलनाकार नली की लंबाई है, नली की लंबाई धनात्मक ही होती है। ठीक है, अब l बराबर अगर अनंत वाली कंडीशन है, कब, अनंत वाली कंडीशन, तो प्लस एफ ई, दोनों फोकस दूरियों का योग हो जाएगी अगर अनंत वाली कंडीशन है तो। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे और एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल का चांस भी बना रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर दोनों फोकस दूरियाँ ऐड करेंगे आप तो वो भी ऐड कर सकते हैं एफ ई के साथ, एल बराबर हो जाएगा पहला लेंस और दूसरा लेंस, दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं कि दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है, मैग्नीफाइंग जो पावर है, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होनी चाहिए, जो पहला लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो दूसरे लेंस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी। और पहले लेंस यानी अभिदर्शक लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो साइज है द्वारक, वो भी क्या होना चाहिए, अभिनेत्र लेंस से क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं दूरदर्शी के लिए। ठीक है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के उपाय पढ़ लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे
चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम टॉपिक के साथ साथ ही करें, तो इस कड़ी के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हमारी बुक के अंदर है इस टॉपिक के ऊपर खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी पर, वो भी हम साथ में सोल्व कर लेते हैं। देखिए, किसी छोटी दूरबीन की, बिल्कुल आसान है, आप तो ध्यान दीजिए, अभिदर्शक की फोकस दूरी। अब अभिदर्शक आ गया, इसका मतलब एफ नोट आपको दिया गया है, नोट लगा दीजिए यहाँ पर नीचे 0। ऑब्जेक्टिव कितनी है 144। बहुत आसान सवाल है और इस टाइप का सवाल बोर्ड एग्जाम में श्योर आता है, या मानो आप, ठीक है। दूसरा, नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है 6.0। इसको क्या लिखेंगे आप, इसको आप लिख दें एफ ई, यानी हमें एफ नॉट मिल गया और एफ ई मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, एक तो पूछ रहे हैं आवर्धन क्षमता, चलो निकाल देंगे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच में पृथक्कन दूरी क्या है, मतलब दोनों लेंस जो ना उनके बीच की दूरी क्या है, नली की लंबाई, ठीक है। अब देखो दिमाग लगाओ, एफ नॉट और एफ ई, अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि अगर दोनों फोकस दूरी होती ना तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगी, नली की लंबाई आ जाएगी। और एक मैंने आपको बताया था अभी माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, बस आ गया आंसर। चलो सोल्व करते हैं। देखिए एफ नॉट दिया गया है, एफ ई दिया गया है, ओके। अब आवर्धन क्षमता हमें पता है एम बराबर होती है माइनस एफ जीरो अपॉन एफ ई। वैसे अगर आप माइनस हटाना चाहें तो मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव कर सकते हैं मोड लगाकर, ठीक है। तो माइनस 144/6 कितना आ गया, -24। अगर मोड लगाएंगे तो +24 हो जाएगी, ठीक है। बात करें नली की लंबाई की, देखो दोनों फोकस दूरियों को क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे। 144 + 6 क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान सा सवाल है, एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, तो दोबारा देखना आप इसको। दोनों फोकस दूरियों को जोड़कर तो हमने निकाल दी नली की लंबाई, और दोनों का भाग देकर हमने निकाल दिया उनकी आवर्धन क्षमता, ठीक है। आवर्धन क्षमता हो गई और नली की लंबाई हो गई। तो देखिए बच्चों, अगले सवाल के अंदर किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन है, ठीक है। अभिदर्शक की फोकस दूरी 15 मीटर है, तो यदि 1.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी को नेत्रिका, अब देखिए एक तो इसमें अभिदर्शक आ गया मतलब ऑब्जेक्टिव आ गया, हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए एफ नॉट, ओके। और नेत्रिका के लिए हम कह सकते हैं एफ ई। तो एफ नॉट और एफ ई दोनों के मान दिए हुए, बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, हम कर सकते हैं, अभी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो दूरबीन की क्या निकालनी है, जाहिर सी बात है स्मॉल एम निकालनी है, कोणीय आवर्धन क्या होगा। यदि इस दूरबीन का उपयोग चंद्रमा का अवलोकन करने में किया जाए तो अभिदर्शक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है। चंद्रमा का व्यास 3.48 × 10⁶ मीटर है तथा चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या जो है ना वो है 3.8 × 10⁸ मीटर है, ठीक है। ये प्रतिबिंब का व्यास क्या है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताएंगे। चलो देखिए, जैसे आपको पता है एफ नॉट दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है, लेकिन समस्या है कि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, देखो तो आप इसको पहले चेंज कर लीजिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, ठीक है। सोल्व कर दिया, जाहिर सी बात है सूत्र ये आने वाला है माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, दोनों के मान दिए हुए, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा -1500। अब मोड लेंगे तो +1500, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा के द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस से बनाया हुआ दर्शन कोण अल्फा कितना है। तो कोण बच्चों होता है चाप बटा त्रिज्या, आपको पहले से पता ही, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण को हमने मान लिया अक्ष, ठीक है। चाप और त्रिज्या दोनों के मान हमें दिए हुए हैं, तो मान दिए हुए तो हम भाग कर लेंगे और इसको सोल्व कर देंगे, कोण की वैल्यू निकाल दी रेडियन के अंदर, ओके। अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि प्रतिबिंब का व्यास जो होता है ना बच्चों, वो आवर्धन क्षमता से दर्शन कोण का गुना होता है, कि कितनी डिस्टेंस। भाई अल्फा कोण का मतलब क्या है, सामने बिंब है, जैसे आप किसी बिल्डिंग से दूर खड़े हो तो बिल्डिंग दिख रही है, जैसे आप उसके पास आओगे बिल्डिंग आपके लिए क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उसका एम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब व्यास बराबर एम गुणा दर्शन कोण, इस सूत्र से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एम की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1500 है, और दर्शन कोण भी आपको पता है, अभी हमने सोल्व किया है, ये फर्स्ट में भी सोल्व किया, देखिए एम का वैल्यू 1500, ठीक है। और ये यहाँ से ले लिया अपन ने, इनको हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 13.7 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस वीडियो में खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी के सिद्धांत की बात की, और साथ में हमने ये बात की कि इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक क्या होता है। इसमें 2 कंडीशन थी, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। और फिर हमने इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स सोल्व किए। तो इस प्रकार बच्चों हमने खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी का अध्ययन
कर लिया है। लेकिन शुरू में आपको बताया गया था कि टेलीस्कोप दो प्रकार का होता है, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा कौन सा था, परावर्ती दूरदर्शी। तो बच्चों परावर्ती दूरदर्शी जो है वो हम नॉर्मली मिरर के रूप में काम में लेते हैं और उसमें एक लेंस की जगह मिरर यूज में आता है, इसलिए ये कहा जाता है कि वो परावर्तक दूरदर्शी होता है। तो बच्चों परावर्तक दूरदर्शी के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।